हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है आज है संडे और संडे को हम करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस चीज़ की होती है? वही जो हम मंडे टू सैटरडे पढ़ते हैं। लास्ट वीक यानी कि जो इस वीक हमने मंडे टू सैटरडे पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? तो वो पढ़ा था हमने तंत्रिका तंत्र और कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा था। तो जब हमने कंकाल तंत्र और तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा है तो हम प्रैक्टिस भी इसी की करेंगे। तो जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो आपको तंत्रिका तंत्र और कंकाल तंत्र से ही मिलने वाले हैं। उम्मीद है कि आपने क्लासेस ली होंगी, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपने क्लासेस ली हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो कि हमने अपनी क्लास में डिस्कस नहीं किया है। अगर हो सके तो पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा जो भी नए क्वेश्चन आपको मिलते हैं या फिर जो भी पॉइंट आपको मिलते हैं। लास्ट में मुझे ये भी बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, तंत्रिका तंत्र बना होता है। ये जो हमारा तंत्रिका तंत्र है यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये किससे बना होता है? क्या ये तंत्रिका सूत्रों से बना होता है? क्या ये वृक्क से बना होता है? क्या ये नेफ्रॉन से बना होता है या फिर ये ऊतकों से बना होता है? तो अगर हम बात करें तंत्रिका तंत्र की, तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो तंत्रिका सूत्रों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? तो ये हमारा तंत्रिका सूत्रों से मिलकर बना होता है। क्या? जो हमारा तंत्रिका तंत्र है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पूछ रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित होता है। जब आपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ा था तो वहां पर आपने समझा था कि हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या पाया जाता है। हालांकि जो तंत्रिका तंत्र है वो हमारा दो पार्ट में था। एक था आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा आपने देखा था परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा था। और ये क्या था हमारा? तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम था। तो आपको बताना है, यहाँ पर हम पेरिफेरल को छोड़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग हमारा ब्रेन था। हमारा मस्तिष्क जो था इसी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग था। साथ में हमने मेरुरज्ज का नाम भी सुना था, जो कि आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें क्या उपस्थित होता है। क्या उसमें केवल तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है? क्या उसमें केवल तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है? क्या उसमें तंत्रिका तंत्र एवं कोशिका तंत्र उपस्थित होता है? या उसमें केवल तंत्रिका कोशिका उपस्थित होती है? या उसमें नेफ्रॉन होता है? अगर हम बात करेंगे नेफ्रॉन का तो हमारे मस्तिष्क से संबंध नहीं है। अगर हम बात करें ये जो हमारा नेफ्रॉन है यानी कि ये जो आपका नेफ्रॉन होता है, ये हम इसको छोड़ रहे हैं। अब हमें इसी तीनों में से बताना है कि जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या उपस्थित होता है। तो जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, अगर हम बात करें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, तो उसमें हमारी तंत्रिका तंत्र और आपकी तंत्रिका कोशिका ये दोनों ही उपस्थित होती हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो उपस्थित है वो है आपका तंत्रिका तंत्र और साथ ही साथ तंत्रिका कोशिका उपस्थित होते हैं। चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा अगर क्लास में ये मिस हो गई हैं। हालांकि हमने ये ओरली जरूर आपको बताया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका कोशिका से निकली हुई छोटी शाखाएं कहलाती हैं। जो आपकी तंत्रिका कोशिका हैं उसमें से जो छोटी शाखाएं निकलती हैं उनको हम क्या कहते हैं?
क्या उसे हम अक्षतंतु कहते हैं? क्या उसे हम पार्श्वतंतु कहते हैं? क्या उसे हम अक्षतंतु एवं पार्श्वतंतु दोनों कहते हैं या फिर सभी कहते हैं? तो आपको पता है कि जो हमारे नर्वस सेल से निकली हुई छोटी-छोटी शाखाएँ होती हैं, उन्हें हम पार्श्वतंतु के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, रिले स्टेशन की संज्ञा दी गई है। आपको बताना है कि इनमें से आपने किसको रिले स्टेशन की संज्ञा दी थी। पहला है अनुमस्तिष्क को दी है, प्रामस्तिष्क को दी है, थैलेमस को दी है या फिर हमने हाइपोथैलेमस को दी है। अगर हम बात करें रिले स्टेशन की, तो रिले स्टेशन की संज्ञा जो दी गई है थैलेमस की। अब आपको ये बताना है कि ये जो हमारा थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है और प्रामस्तिष्क है, ये तीनों ही हमारे किस मस्तिष्क के भाग हैं? जब आपने मस्तिष्क का वर्गीकरण किया था या मस्तिष्क के भाग देखे थे, तब वहाँ पर आपने मस्तिष्क के 3 भाग देखे थे। अग्रभाग देखा था, मध्य भाग देखा था, पश्च भाग देखा था आपने। तो आप मुझे ये बताइए कि ये तीनों आपके किस मस्तिष्क के भाग थे? ठीक? यहाँ से आपके लिए भी क्वेश्चन, यानी कि जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करवाऊँगी, कहीं न कहीं उतने ही क्वेश्चन आपके लिए भी तैयार होंगे। क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि ये कहाँ का भाग है, कौन-सी। अभी जब हम अस्थि पढ़ेंगे, तो वहाँ पर अगर हम अस्थियों के नाम लेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कहाँ की अस्थि है। अगर आपने क्लास नहीं ली है, तो एक बार जाकर ज़रूर क्लास लीजिएगा, उसके बाद आकर आप यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर आपको याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन है इसका क्या था? इसका था थैलेमस। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रवण संबंधी अनुभव मस्तिष्क के खंड में उपस्थित होते हैं। यानी कि आपको बताना है ये जो श्रवण संबंधी अनुभव प्रामस्तिष्क है, ये प्रामस्तिष्क के किस खंड में उपस्थित होता है? क्या ये शंख खंड में होता है? क्या ये पश्च कपाल खंड में होता है? क्या ये पार्श्व कपाल खंड में होता है या फिर ये ललाट खंड में होता है? अगर हम बात करें कि जो हमारा ये श्रवण संबंधी अनुभव प्रामस्तिष्क है, प्रामस्तिष्क के शंख खंड भाग में उपस्थित होता है। कहाँ पर? शंख खंड में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अगर हम बात करें कि पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? क्या वो सेतु है? क्या वो सुषुम्ना नाड़ी है? क्या वो आपका अनुमस्तिष्क है या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर बात किया जाए कि पश्च मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग की, सबसे बड़ा भाग जो है वो तो आपका अनुमस्तिष्क है। लेकिन ज़रा आप मुझे ये बताइएगा कि अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग या फिर बोले तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ये हमारे मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग था। अगर हम बात करें पश्च मस्तिष्क का, तो ये पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग था। लेकिन अगर पूरे मस्तिष्क की बात की जाए, तो ये दूसरा बड़ा भाग था। आपको बताना है वो पहला बड़ा भाग कौन सा है या मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से अभी तक मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिया है। अगला है आपका कि प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं। ये जो प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं, ये कैसी क्रियाएं होती हैं? क्या ये सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा होती हैं? क्या ये सुषुम्ना शीर्ष के द्वारा होती हैं? क्या ये अनुमस्तिष्क के द्वारा होती हैं या फिर ये सेतु के द्वारा होती हैं? अगर हम बात करें जो हमारी प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं, वो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा होती हैं। किसके द्वारा होती हैं? तो वो आपके सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तंत्रिका तंत्र की जो सबसे सूक्ष्मतम
इकाई है वो क्या है? क्या वो न्यूरॉन्स है? क्या वो नेफ्रॉन है? क्या वो दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जैसे हमने देखा था कि ये जो नेफ्रॉन है क्या है? ये किसकी इकाई है? एक बार कमेंट करके बताइएगा। तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई है वो तो हमारा न्यूरॉन्स है। ऐसे ही अगर जीव की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए जो कि संरचनात्मक, क्रियात्मक और सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? तो वो आपकी सेल होती है। वैसे ही आपको बताना है कि ये जो हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन भी किसी का सबसे सूक्ष्मतम क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है, लेकिन किसका है ज़रा एक बार आप बताइएगा। अभी हमने इसको हाल फिलहाल में पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या ये हिपैटोलॉजी कहलाता है? क्या ये कार्डियोलॉजी कहलाता है? क्या ये आपका न्यूरोलॉजी कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात करें तो जो मस्तिष्क का अध्ययन है, मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। कार्डियो का संबंध हृदय से होता है तो ये हृदय का अध्ययन कहलाता है। हिपैटोलॉजी तो ये आपके यकृत से संबंधित है, यानी कि ये यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपैटोलॉजी कहलाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? न्यूरोलॉजी, यानी कि मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है न्यूरोलॉजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है स्त्रियों के मस्तिष्क का वजन होता है। अगर एक स्त्री के मस्तिष्क के वजन की बात की जाए तो कितना होता है? क्या वो 1450 ग्राम होता है, 1350 ग्राम होता है, 1800 ग्राम होता है या फिर 300 ग्राम होता है? तो अगर हम स्त्री के मस्तिष्क के वजन की बात करें तो वो 1350 ग्राम होता है। अगर हम पुरुष की बात करें तो उसका 1450 ग्राम होता है। पुरुषों का 1450 ग्राम होता है, स्त्रियों का 1350 ग्राम होता है। अगर हम आपसे ये ना पूछें कि स्त्री या पुरुष का मस्तिष्क का वजन बताइए, अगर हम आपसे ये पूछें कि मानव के मस्तिष्क का वजन बताइए तो क्या होगा? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ग्लूकोज व ऑक्सीजन का कितने प्रतिशत हिस्सा मस्तिष्क संग्रहित करता है? यानी कि जो आपका ये मस्तिष्क है ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन की कुछ मात्रा को संग्रहित करता है। आपको बताना है कि वो कितने प्रतिशत मात्रा है जिसे हमारा मस्तिष्क संग्रहित करता है। क्या वो 10% है? क्या वो 20% है? क्या वो 50% है या फिर वो 70% है? अगर हम बात करें हमारे मस्तिष्क में जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का संग्रह होता है वो होता है 20%। ठीक, यानी कि हमारा मस्तिष्क ग्लूकोज और ऑक्सीजन को 20% अपने में समाहित कर लेता है, अपने में संग्रहित कर लेता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये सारे के सारे अभी आपको नर्वस सिस्टम के ही क्वेश्चन मिल रहे हैं। मस्तिष्क में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है? ऐसा कौन सा खनिज है जो कि आपके मस्तिष्क में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? क्या वो लोहा है? क्या वो आयोडीन है? क्या वो सोडियम है या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात करें कि हमारे मस्तिष्क में कौन सा ऐसा खनिज लवण है जो कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो वो है आपका सोडियम। ये सोडियम हम मानव मस्तिष्क में एक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। मनुष्य अपने दिमाग का कितना प्रतिशत हिस्सा प्रयोग में ला पाता है? जो एक मानव होता है वो अपने दिमाग का कितने प्रतिशत हिस्सा प्रयोग कर पाता है? क्या वो 10% कर पाता है? क्या वो 5% कर पाता है? क्या वो 2 से 3% कर पाता है या फिर 6 से 8% कर पाता है?
तो अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति अपने दिमाग का 2 से 3% ही प्रयोग कर पाता है, ठीक? सर्वाधिक सबसे ज़्यादा अपने दिमाग का प्रयोग करने वाले आइंस्टीन थे, जिन्होंने लगभग 4 से 5% अपने दिमाग का प्रयोग किया था। आमतौर पर मनुष्य कितना प्रयोग कर पाता है? तो वो करता है आपका 2 से 3% कर पाता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। सबसे विकसित दिमाग है, इसमें से आपको बताना है कि सबसे विकसित दिमाग किसका है? क्या मगरमच्छ का होता है? क्या बिल्ली का होता है? क्या डॉल्फिन मछली की होती है या फिर कुत्ते का होता है? अगर हम बात करें इनमें से सबसे विकसित दिमाग किसका है, तो वो होता है डॉल्फिन मछली का। डॉल्फिन मछली का जो दिमाग होता है वो सबसे विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। मृत्यु के पश्चात मस्तिष्क कितने मिनट तक जीवित रहता है? जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे मरने के बाद कितने समय तक जीवित रहता है? क्या 10 से 15 मिनट तक रहता है? क्या 5 से 7 मिनट तक रहता है? क्या 8 से 10 मिनट तक रहता है? या फिर 15 से 20 मिनट रहता है? अगर हम बात करें कि मृत्यु के पश्चात जो मानव का मस्तिष्क होता है वो जीवित रहता है 5 से 7 मिनट तक। कितना? तो 5 से 7 मिनट लगभग उसका मस्तिष्क जीवित रहता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। शरीर व मस्तिष्क के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है। आपके शरीर और मस्तिष्क के बीच जो संदेशों का आदान प्रदान होता है वो कौन करता है? क्या वो सेरिबेलम करता है? क्या वो अनुमस्तिष्क करता है? पॉन्स वेरोलाई करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात करें कि हमारे जो शरीर और मस्तिष्क के बीच में संदेशों का आदान प्रदान होता है वो करता है पॉन्स वेरोलाई। ये आपको समझ में आ रहा होगा, हमने उदाहरण से वो जो कांटा चुभने वाला उदाहरण सुना था वही आपसे पूछ रहा है। यानी कि जब कांटा चुभता है तो हमारे मस्तिष्क को संदेश देता है, फिर हमारा मस्तिष्क हमारे पैर को आदेश देता है, ठीक? तो ये जो क्रिया हो रही है ये कौन करता है? तो ये करता है आपका पॉन्स वेरोलाई। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। हमारे शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं हो रही हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? हालांकि ये नाम आपने 2 बार सुना है। एक बार आपने सुना था जब आपने श्वसन तंत्र पढ़ा था और एक बार जब आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा तब तो आपने सुना ही सुना था। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण की, तो क्या वो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है, पॉन्स वेरोलाई करता है, सेरिबेलम करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात करें कि जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है वो है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। यही हमारे मस्तिष्क का यही हमारे अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब यहाँ हमने अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात कर ली है तो आपके लिए तो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये जो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये मस्तिष्क के किस भाग का कौन से भाग का हिस्सा है? क्या ये अग्रभाग का है? क्या ये मध्य भाग का है या फिर ये पश्च भाग का हिस्सा होता है, ठीक? अगर आपने इन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर इनके आपने आंसर दे दिए तो आपके जो मस्तिष्क के भाग से क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके गलत नहीं होंगे किसी भी हाल में। यानी कि जो आपसे पूछा जाता है कि ये किस मस्तिष्क का भाग है, किस मस्तिष्क का भाग नहीं है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है अगर आप इसका जवाब नहीं आ रहा है तो एक बार जाकर अपने नोट्स को ज़रूर उल्टेंगे पलटेंगे और
और जब आप चीज़ों को बार-बार देखते हैं, कहीं पे अगर उसको लिखते हैं तो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा बैठती हैं, आपको चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है महत्वपूर्ण अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। जो आपकी महत्वपूर्ण अनैच्छिक क्रिया है वो कौन सी है? क्या छींकना है? क्या हिचकी है? क्या श्वसन है? या फिर सर्दी जुकाम है? हमें पता है कि ये सारी की सारी हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। चाहे छींकना हो, चाहे हिचकी आना हो, चाहे आपका श्वसन हो, चाहे आपका सर्दी जुकाम हो। ये सारी की सारी क्रियाएं हमारे अनैच्छिक होती हैं, इस पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको बताना है कि इसमें भी कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगर हम सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो वो है आपका श्वसन। श्वसन यहाँ पर आपकी सबसे महत्वपूर्ण अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। सामान्य अनैच्छिक क्रियाओं में सम्मिलित है। जो आपके कुछ सामान्य सी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उसमें शामिल है। क्या शामिल है? क्या उसमें पाचन शामिल है? क्या उसमें रुधिर परिसंचरण शामिल है? क्या उसमें डकार लेना शामिल है? या फिर धड़कन हृदय की धड़कन शामिल है? अगर हम बोले कि सामान्य अनैच्छिक क्रियाएं, तो सामान्य के अंतर्गत आपका आता है डकार लेना। बाकी सारी की सारी आपकी अनैच्छिक क्रियाएं तो हैं ही हैं, लेकिन इसमें जो डकार लेना है ये आपकी महत्वपूर्ण क्रियाओं में नहीं बल्कि कुछ ऐसी सामान्य सी क्रियाओं में आता है। जैसे अभी आपने देखा छींकना, सर्दी जुकाम, तो ये जिस तरह की सामान्य क्रियाएं थी वैसे ये भी आपकी एक सामान्य क्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। पूछ रहा है आपसे संवेदनाओं व मस्तिष्क के संदेश का संगम बिंदु है। आप किसे संवेदनाओं और मस्तिष्क के संदेश का संगम बिंदु कहते हैं? क्या वो थैलेमस है? क्या वो हाइपोथैलेमस है? दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपने देखा था, अगर आपने क्लास ली होगी तो ये डिक्टो लाइन हमने वहां पर लिखवाया था, बात की थी। तो जो हमारी संवेदनाओं और मस्तिष्क के संदेशों का संगम बिंदु है वो कहलाता है आपका थैलेमस। ठीक। इसी थैलेमस पर एक आपने क्या देखा था? इसी थैलेमस के ऊपर आपको कुछ ग्रंथ दिख रही थी। वो क्या थी? जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि वो क्या देखा था आपने थैलेमस के ऊपर। ठीक। थैलेमस के ऊपर कुछ आपने ऐसा देखा था जो कि हमने आपसे डिस्कस किया था। जरा अगर याद होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है थैलेमस के ऊपर पाया जाता है, इसी से पीनियल ग्रंथ जुड़ी होती है। चलिए आपके क्वेश्चन का आंसर यही मिल गया। आप थोड़ा आराम मिल गया, आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं देना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं कि थैलेमस के ऊपर क्या पाया जाता है जो कि आपकी पीनियल ग्रंथि से जुड़ा होता है। थैलेमस के ऊपर क्या हाइपोथैलेमस होता है? क्या एपिथैलेमस होता है? या फिर ये दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात करें कि थैलेमस के ऊपर जो पाया जाता है वो होता है एपिथैलेमस, जो कि आपके पीनियल ग्रंथि से जुड़ा होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि अंतःस्रावी तंत्र का सुप्रीम कमांडर कहलाता है। जो हमारे अंतःस्रावी तंत्र हैं उनका सुप्रीम कमांडर क्या कहलाता है? क्या वो थैलेमस कहलाता है? क्या वो एपिथैलेमस कहलाता है? क्या वो आपका हाइपोथैलेमस कहलाता है? या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात करें अंतःस्रावी तंत्र का सुप्रीम कमांडर तो वो आपका कहलाता है हाइपोथैलेमस। ये जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है इसे हम अंतःस्रावी तंत्र का सुप्रीम कमांडर कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 कह रहा है मेरु रज्जु के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली है। जो हमारा मेरु रज्जु था, मेरु रज्जु के चारों तरफ झिल्ली पाई जा रही थी। अब वो झिल्ली है कौन सी? क्या वो ड्यूरा मैटर है? क्या वो पाया मैटर है? क्या वो एरेक्कोनोइड है?
क्या है? क्या ये तीनों हैं? तो हमें अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था जो मेरु रज्जु है, मेरु रज्जु के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जा रही है। झिल्ली की 3 परतें थी बेसिकली, वो कौन-कौन सी थी? तो वो आपकी ड्यूरा मैटर थी, पाया मैटर थी, एरेक्टिनोइड थी, ठीक? तो ये 3 के तीनों जो झिल्लियाँ थी, ये मेरु रज्जु के चारों तरफ पाई जा रही थी। अगली बात अगर हम करें तो वो है हमारी 24 और ये आपके आ गए अब कंकाल तंत्र की अस्थियां। जो हमारे कंकाल तंत्र हैं, कंकाल तंत्र के बारे में अब हम बात करेंगे। यहाँ से आपका आता है कंकाल तंत्र। आपसे पूछा जा रहा है कि आनन यानी कि जो चेहरा है, चेहरे की अस्थियों की संख्या है, आपके चेहरे में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 4 अस्थियां हैं, 8 अस्थियां हैं, 12 अस्थियां हैं या फिर 5 अस्थियां हैं। अगर हम बात करें अपने चेहरे की अस्थियों की तो हमारे चेहरे में 8 अस्थियां पाई जाती हैं। अगर तकलीफ ना हो तो आठों का नाम एक बार ज़रूर लिखिएगा, ठीक? 8 अस्थियां हमारे चेहरे में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। चलने वाली अस्थियां हैं। आपने देखा था कि जो हमारी अस्थियां हैं उसमें चल और अचल 2 प्रकार की अस्थियां पाई जा रही थी। तो आपको बताना है कि जो चलने वाली अस्थि थी वो कौन थी? वो आपको क्या अधोहनु थी? क्या वो ऊपरी जबड़े की अस्थि थी? क्या वो आंसुवली अस्थि थी या फिर नासास्थि थी यानी कि नाक की अस्थि थी? अगर हम बात करें कि जो हमारी चलने वाली अस्थियां थीं वो आपकी अधोहनु थी। कौन सी थी? अधोहनु थी। अगर ये अस्थियों के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो कल की क्लास एक बार जरूर लीजिएगा, परसों की क्लास, कल और परसों दोनों की क्लास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। वक्ष प्रदेश में कशेरुकाओं की संख्या है। वक्ष प्रदेश में कशेरुकाओं की संख्या कितनी है? क्या 10 है, 12 है, 5 है या फिर 4 है? अगर हम बात करें वक्ष कशेरुक में या वक्ष प्रदेश में कशेरुकों की जो संख्या है वो हमारे पास 12 होती है। कितनी होती है? वो संख्या में 12 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। ग्रीवा प्रदेश की पहली कशेरुक है। ये जो ग्रीवा प्रदेश की पहली कशेरुक है वो कौन सी है? क्या वो एटलस है? क्या वो आपका एक्सिस है? क्या वो प्रारूपी ग्रीवा कशेरुक है या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात करें जो ग्रीवा प्रदेश की पहली कशेरुक है, ग्रीवा प्रदेश की पहली कशेरुक का नाम एटलस है। क्या है? तो एटलस नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। स्टर्नम अस्थि है। ये जो स्टर्नम है ये कहाँ की अस्थि है? क्या ये वक्ष की अस्थि है? क्या ये जांघ की अस्थि है? क्या ये अग्रबाहु की अस्थि है या फिर ये उदर की अस्थि है? अगर हम बात करें स्टर्नम की तो जो स्टर्नम अस्थि है हमारी ये वक्ष की अस्थि होती है। किसकी अस्थि होती है? तो ये आपके वक्ष की अस्थि होती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है त्रिक प्रदेश में कशेरुकाओं की संख्या है। जो आपका त्रिक प्रदेश है इसमें कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? क्या इसमें कशेरुकाओं की संख्या 5 होती है, 3 होती है, 10 होती है या फिर 7 होती है? अगर हम बात करें जो त्रिक प्रदेश है, त्रिक प्रदेश में कशेरुकाओं की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? तो इसमें कशेरुकाओं की संख्या 5 होती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। पटेला अस्थि है। आपने पटेला का नाम जरूर सुना था। तो ये पटेला अस्थि जो है ये कहाँ की अस्थि है? क्या ये जांघ की अस्थि है? क्या ये बाह की अस्थि है? क्या ये टेहुना की अस्थि है या फिर ये तलवे की अस्थि है? अगर हम बात करें पटेला की तो जो पटेला अस्थि है ये आपके टेहुना की अस्थि होती है। किसकी अस्थि होती है? तो ये आपके टेहुना की अस्थि होती है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। हायड अस्थि है। ये जो हायड अस्थि है ये कहाँ की अस्थि है?
क्या ये एक स्वतंत्र अस्थि है? क्या ये दो अस्थियों के संयोग से बनता है? क्या ये स्टर्नम से संधि करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो ये हायर्ड अस्थि है, ये हायर्ड अस्थि आपका स्टर्नम से संधि करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। ये जो रोग हैं आपके, ये आपने बेसिकली सुना होगा, ये अस्थियों से संबंधित रोग होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये नोट डाउन किए गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से अस्थियों से संबंधित रोग है, तब भी आप बताएंगे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे रोग किससे संबंधित हैं? तो अस्थि से संबंधित होते हैं। जिसमें आपने ये सारे के सारे जब विटामिन डी पढ़ा था, तो वहाँ पर इन रोगों की चर्चा आपने की थी। तो ये सारे के सारे रोग विटामिन डी की कमी से होते हैं और ये रोग आपके अस्थियों से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। अगर हम बात करें शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? क्या वो फीमर है, हॉयड है, मैलियस है या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात कर रहे हैं हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि की, तो वो होती है आपकी फीमर। फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है। अब आपको बताना है ये मैलियस कहाँ की अस्थि है, मैलियस कहाँ की अस्थि है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। शरीर की सबसे पतली हड्डी है। अगर हम बात करें हमारे शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है? क्या वो जबड़े की है, क्या वो फेबुला है, क्या वो फीमर है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारे शरीर की सबसे पतली हड्डी है, हमारे शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है? तो वो है आपका फेबुला। अब आपको बताना है कि ये कहाँ पर पाया जाता है। क्या ये अग्रबाहु का है या फिर ये पश्चबाहु का है, यानी कि पश्चपाद का है या फिर ये अग्रपाद का है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है आपसे कि मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि है। जो यहाँ पर दिया गया है, आपको बताना है इसमें सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है। कान की है, जांघ की है, नाक की है या फिर गर्दन की है? अगर हम बात करें सबसे मजबूत अस्थि की, तो वही जो सबसे लंबी आपकी अस्थि है, वही सबसे मजबूत अस्थि भी है। तो हमारे शरीर की सबसे मजबूत और लंबी अस्थि कौन सी है यहाँ पर? तो वो है जांघ की। अगर आपसे पूछा जाए कि चेहरे की जो सबसे मजबूत अस्थि है, तो वो आपका जबड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? क्या वो पटेला है, क्या वो टॉर्सल है, क्या वो स्टेपीज है या फिर वो रेडियस है? अगर हम बात करें शरीर की सबसे छोटी अस्थि की, वो है आपका स्टेपीज, जो कि आपके कान में पाई जाती है। तो हम मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि है कान की है, जिसका नाम है स्टेपीज। अब एक बार बताइएगा, ये पटेला कहाँ की अस्थि है, टॉर्सल कहाँ की अस्थि है और रेडियस कहाँ की अस्थि होती है? क्या ये बस आपको यही इतना बताना है कि क्या ये अग्रपाद का है या फिर ये पश्चपाद का है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। गति के आधार पर जोड़ों को बांटा गया है, यानी कि जो गति है, गति के आधार पर जोड़ों को आपने कितने भागों में बांटा है? 2 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में या फिर 3 भाग में? अगर हम बात करें कि जो हमारे जोड़े हैं, जोड़ों की गति के आधार पर हमने जोड़ों को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? आपको याद हो तो एक चल संधि पढ़ी थी हमने, एक अचल संधि पढ़ी थी। अचल क्या था? जो चल नहीं सकता है। चल क्या था? जो चल सकता है। चल में भी एक हमने देखा था जो पूर्ण रूप से चल सकता है, पूर्ण चलायमान संधि, और एक हमने देखा था अर्धचल संधि के बारे में चर्चा की थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। कपाल की अस्थियों में संधि होता है। जो हमारे कपाल की अस्थियां हैं, कपाल की अस्थियों में कौन सी संधि होती है?
क्या अचल संधि है, क्या पूर्ण चल संधि है, या फिर अर्ध चल संधि है, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें कपाल की, तो जो कपाल की अस्थियां हैं वो अचल संधि होती हैं। ये कल आपने उदाहरण में भी समझा था। एक आप पूर्ण चल का उदाहरण बताइएगा और एक आप अर्ध चल का उदाहरण बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ह्यूमरस अस्थि में संधि होता है। जो आपकी ह्यूमरस अस्थि है, सबसे पहले ये ह्यूमरस अस्थि कहाँ की अस्थि है। दूसरा आपको ये बताना है, जो कि हम यही चर्चा करने वाले हैं, कि ह्यूमरस अस्थि में कौन सी संधि है। क्या वो सैडल संधि है, क्या वो आपका गेंद गड्ढा संधि है, क्या वो आपका कील संधि है, या फिर वो आपका चूल एवं कब्जदार संधि है। अगर हम बात करें जो ह्यूमरस संधि है, ह्यूमरस संधि का नाम हमने पहले ही गेंद गड्ढा संधि में देखा था। तो ये किसका उदाहरण था, गेंद गड्ढा संधि का। आपको बताना है ये ह्यूमरस कहाँ की अस्थि होती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। कलाई के जोड़ों में असंधि होती है। जो कलाई के जोड़े होते हैं उसमें कितनी संधियां होती हैं, या कौन सी संधि होती है। सैडल संधि होती है, फिसलने वाली संधि होती है, कील संधि होती है, या फिर गेंद गड्ढा संधि होती है। अगर हम बात कर रहे हैं कलाई के जोड़ों की, तो कलाई के जोड़ों में आपको जो संधियां मिलती हैं वो फिसलने वाली, यानी कि जो स्लाइडिंग आपकी ज्वाइंट्स हैं वो देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41 है। गेंद वाला हिस्सा प्याले वाले हिस्से में अच्छी तरह से फंस जाता है। आपने देखा था कि एक गेंद का हिस्सा होता है और एक कुछ प्याले नुमा, कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है। जब गेंद वाला हिस्सा प्याले वाले हिस्से में अच्छी तरह से फंस जाता है तो वो संधि कहलाती है। यानी कि किस संधि में ऐसा होता है जिसमें आपका पहला, यानी कि एक हिस्सा आपको गेंद नुमा देखने को मिलेगा और एक हिस्सा आपको प्याले नुमा देखने को मिलेगा, या फिर बोले तो गड्ढे नुमा देखने को मिलेगा। क्या वो गेंद गड्ढा संधि है, कील संधि है, सैडल संधि है, या फिर वो फिसलने वाली संधि है। अगर हम बात करें कि कौन सी जॉइंट्स ऐसी होती है जिसमें आपको वो गड्ढा और गेंद देखने को मिलता है, तो वो है आपका गेंद और गड्ढा संधि, यानी कि गेंद गड्ढा संधि। इसमें जो गेंद वाला हिस्सा होता है वो प्याले नुमा, यानी कि जो गड्ढे नुमा संरचना है उसमें कुछ इस तरह से फंस जाता है कि मतलब ये बहुत अच्छी तरह से जाकर फिट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है। कह रहा है आपसे कि वच्छ प्रदेश की पहली कशेरुक एटलस दूसरी कशेरुक एक्सिस के साथ जुड़ी रहती है, किस संधि के द्वारा। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन पहले ही मिल जाएंगे। क्या है कि वच्छ प्रदेश की जो पहली कशेरुक है उसका नाम क्या है, एटलस। दूसरी क्या है, उसका नाम है एक्सिस। अब ये दोनों किस संधि के द्वारा जुड़ते हैं। क्या ये कील संधि के द्वारा जुड़ते हैं, क्या ये गेंद गड्ढा संधि के द्वारा जुड़ते हैं, क्या ये फिसलने वाली संधि से जुड़ते हैं, या फिर ये सैडल संधि के द्वारा जुड़ते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो हमारे वच्छ प्रदेश की पहली कशेरुक जो कि है एटलस और जो दूसरी कशेरुक जिसका नाम है एक्सिस, वो दोनों किससे जुड़ती हैं, वो दोनों आपकी सैडल संधि के द्वारा जुड़ती हैं, यानी कि जो सैडल जॉइंट्स है उसके द्वारा ये जुड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। जोड़ों को आपस में बांधने का कार्य करती हैं। ये जो हमारे जोड़े हैं, जोड़ों को आपस में बांधने का कार्य करती हैं कौन। क्या ये संधिबंध करते हैं, जो कल आपने देखा था लिगामेंट। क्या ये पेशियां करती हैं, क्या ये कंडरा करती हैं, या फिर ये उपास्थियां, यानी कि जो हमारा कार्टिलेज है वो करती हैं। तो जो हमारे जोड़े हैं, जोड़ों को आपस में बांधने का कार्य जो होता है वो आपका संधिबंध यानी कि लिगामेंट्स का होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44 है।
अस्थियों से मांसपेशियों को बांधने का कार्य करती हैं। जो हमारी अस्थियां हैं, इन अस्थियों को मांसपेशियों से बांधने का कार्य कौन करती हैं? क्या संधिबंध करते हैं? क्या कंडरा करती है? क्या पेशियां करती हैं? या फिर उपास्थि करती है? अगर हम बात करें कि अस्थियों से मांसपेशियों को बांधने का कार्य जो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कंडरा, जिसे हम कहते हैं टेंडन। ठीक, तो अस्थियों और मांसपेशियों को बांधने का कार्य कौन कर रहा है? कंडरा कर रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कह रहा है कि जब हड्डी 3 या अधिक टुकड़ों में टूटी हो तो कहलाती है। यानी कि जब आपकी अस्थियां 3 या फिर उससे भी अधिक खंडों में विभाजित हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? कच्ची अस्थिभंग कहते हैं, विषम अस्थिभंग कहते हैं, बहुखंड अस्थिभंग कहते हैं, या फिर जटिल अस्थिभंग कहते हैं। अगर हम बात करें कि जब हमारी अस्थियां 3 या 3 से अधिक टुकड़ों में टूट जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं बहुखंड अस्थिभंग के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46 है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाओं की संख्या होती है। जो हमारी रीढ़ की हड्डियां होती हैं, उनमें कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? क्या 33 जोड़ी होती है? क्या 32 होती है? 23 होती है? या फिर 34 होती है? अगर हम बात करें कि हमारे रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाओं की संख्या कितनी है, तो वो है 33। आपको याद हो तो हमने ये बताया था कि ये 33 तो होते हैं, लेकिन इनको हमने 26 ही रखा है। क्यों? क्योंकि आप इन्हें 33 पूछा गया है, कई एग्जामों में 33 ही सही माना गया, क्योंकि ऑप्शन में 33 ही होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो हमारी लास्ट की, जैसे हमने ये कशेरुक बनाया था ना, तो ये जो लास्ट की हमारी अस्थियां थी, ये यहाँ की जो लास्ट की 4 अस्थियां थी, जिनका नाम था कॉकिक्स, ये चारों मिलकर एक अस्थि बना लेती हैं। और जो इसके ऊपर यहाँ पर था सैक्रल अस्थि, जो कि 5 थी, ये पांचों मिलकर एक हो जाती हैं। तो यहाँ से आपका, अगर आप काउंट करेंगे वापस से, इन चारों को मिलाकर एक बनाएंगे और इन पांचों को मिलाकर एक बनाएंगे, तो आपकी टोटल 26 आएंगी। रीढ़ की हड्डियां कितनी आएंगी? 26 आएंगी। लेकिन ऑप्शन में आपके 33 ही है, तो हम 33 ही देंगे, क्योंकि 33 अस्थियों की संख्या होती है रीढ़ में। ठीक, बाकी आप ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट के हैं आपके, उनको अगर आप मिला देंगे तो ये आपके बचेंगे 26 बचेंगे। और आप जब पूरी 206 हड्डियों को गिनेंगे, तो आपके यहाँ पर 26 ही रखना पड़ेगा। अगर आप 33 रखेंगे तो 206 से अधिक होंगी। आप जब 26 रखेंगे तो आपकी 206 हड्डियाँ आती हैं, क्योंकि लास्ट में ये आपकी जाके जुड़ जाती हैं। ठीक, तो ये थे आपके आज के 46 क्वेश्चन। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको नए लगे होंगे, कुछ पुराने थे, कुछ नए थे, कुछ नया पॉइंट मिला है जो कि हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया था। तो इसे नोट डाउन करिएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसके जवाब भी दीजिएगा। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आपने 46 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, यहाँ पर आपके कितने आंसर आए हैं, ज़रा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।